क्लास है। टेस्ट 21 इसका डिस्कशन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 को देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में यहाँ पे लिखा रहा ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे ये NH2 और यहाँ लिखा रहा CH2, यहाँ पे ये NH2 लिखा हुआ है। इस पे HCl की रिएक्शन करानी है, HCl से रिएक्शन कराना होता है और ये 1 मोल लिखा हुआ है, 1 मोल लिखा हुआ है। तो ये जब टूटेगा तो ये H प्लस और ये Cl माइनस होगा। यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस रिंग के पाई के साथ क्या कंजुगेशन में है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। यहाँ पे ये लोन पेयर के साथ रेजोनेंस नहीं होगा, ये लोकलाइज रहेगा, तो ये H प्लस यहीं पे रिएक्शन कर लेगा। तो यहाँ से ये पोजीशन पे डबल बॉन्ड, यहाँ से ये NH2 और ये CH2, यहाँ पे NH3 और ये क्या होगा बोलो प्लस और ये Cl माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 में आ जाओ। 47 में यहाँ पे कहता क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विथ कार्बन डाइसल्फाइड। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। जैसे देखो यहाँ पे ये पोजीशन पे ये N और ये ऐसा लिखा रहा, ठीक है, और ये अपना एमीन है, ठीक है। इस पे कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन कराना है भाई। चलो, लो कार्बन डाइसल्फाइड है, ये लोन पेयर अगर इस पे रिएक्शन करा तो ये पोलराइज कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये पोजीशन पे यहाँ पे ये N और ये कनेक्ट हो जाएगा कार्बन से, ये डबल बॉन्ड, ये S माइनस, इस पे प्लस और ये क्या होगा बोलो ये R, बस यहीं पे रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 में आ जाओ। ये क्वेश्चन नंबर 48 क्या है उसको देखो। यहाँ पे ये पोजीशन पे यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O लिखा रहा और फिर यहाँ पे ये पोजीशन पे यहाँ से ये NH2 लिखा रहा, ठीक है। ये 1, ये 2 और ये 3 मैं फॉल्स नंबरिंग करके रखा हूँ। यहाँ पे कहता है कि इस पे H2 और Na के साथ रिएक्शन होती है, H2 और Na के साथ, ये कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन होगा। तो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन आप किस पे कराओगे, तो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन इसी कार्बोनाइल ग्रुप पे होगा। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप पे होगा तो ये क्या बनाएगा, ये पोजीशन पे ये OH हो जाएगा, क्यों, और ये बची हुई चीज़ को ऐसा रख दो, ये 1, ये 2, ये 3 और ये NH2 यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि ये कहता है रिंग क्लोज हो जा रहा है। तो ये क्या होता है कि ये एक हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्शन करता है और यहाँ से माइनस H2O वापस हो जाता है। तो ये क्या लिखेंगे इसको, ये पोजीशन पे ये ऐसा बन जाता है, ये पोजीशन पे N यानी ये 1, ये 2 और ये 3 और यहीं पे क्या होगा बोलो ये H हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 49 में यहाँ पे ये ऐसा लिखा रहा, ये डबल बॉन्ड, इस पे NH2 लिखा रहा
और इस पे रिएक्शन कराने के लिए कहता है इक्वस NaNO2 के साथ NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन कराओगे। ठीक है, तो आपको पता है कि जब इस पे रिएक्शन होता है NH2 पे तो ये N2+ बनाता है और N2+ गुड लिविंग ग्रुप, जब ये लिविंग ग्रुप होगा तो ये प्लस चार्ज हो जाएगा, तो ये एरोमेटिक केटायन बन जाएगा। ठीक है, इस पे वाटर से रिएक्शन करा देना, तो ये पोजीशन पे प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे OH हो जाएगा। ठीक है, 49 हो गया। 49 के बाद क्वेश्चन नंबर ये 50 में लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है यहां पे साइक्लोहेक्सानॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू साइक्लोहेक्साइल cyclohexylamine by following two routes. Which of the following method is expected to give good yield of cyclohexylamine? तो सबसे पहले यहाँ पर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओ, कीटोन बन जाएगा, फिर उसके बाद अमोनिया से रिएक्शन कराओगे। ठीक है, वो अनस्टेबल होगा, फिर उस पर कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा, तो ये साइक्लोहेक्साइलएमीन बना देगा। यही इसका सबसे सूटेबल ये मेथड होता है, ये NH2। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है? 51 में यहाँ पे लिखा रहा ये CH3, ये CH2 और यहाँ पे ये Br, इसको AgCN के साथ रिएक्शन कराना होता है। AgCN के साथ रिएक्शन कराना होता है तो ये बनाएगा आइसोसाइनाइड, CH3, यहाँ पे ये CH2, यहाँ पे ये N और ये C, आइसोसाइनाइड बना देगा। और इस पे फिर रिएक्शन करा दो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, यानी H2 और Na के साथ रिएक्शन करा दो, तो ये क्या बनाएगा CH3, यहाँ पे ये CH2, देन N, ये H एंड देन ये CH3 हो जाएगा। ठीक है, 51 के बाद आप आ जाओ 52 में। 52 क्या कहता है, देखो यहां पे ये PH, ये C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे ये CH है। ठीक है, इस पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराने के लिए कहता है, तो वाटर को एंटी मार्कोनिकॉफ से जोड़ोगे तो ये इनॉल बनेगा और इस इनॉल को फिर टॉटोमराइज करा दोगे तो ये बना देगा अल्डिहाइड। तो ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा CH2, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड और यहाँ पे ये H, ये अल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, इस पे अमोनिया के साथ मिथाइल एमीन है, तो मिथाइल एमीन के साथ रिएक्शन कराओ, CH3, यहाँ पे ये NH2, तो क्या होगा यहाँ से ये ऑक्सीजन, ये दो हाइड्रोजन मिलके वाटर को बाहर ले जाएगा, माइनस H2O बाहर हो जाएगा, तो CH3, यहाँ पे ये CH2, CH, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे N और ये CH3 हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा होगा। उसके बाद कहता है कि इस पे कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन कराना होता है, यहाँ पे कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन यानी H2 Na के साथ रिएक्शन कराना है, तो ये प्रोडक्ट बना देगा CH3, यहाँ पे CH2, देन यहाँ पे फिर CH2, ये NH एंड देन ये पोजीशन पे ये CH3 हो जाएगा। ठीक है, ये CH3 हो जाएगा। क्लियर? तो उसके बाद 53 के अंदर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 53 को देखो। क्वेश्चन नंबर 53 में यहां पे ये CH3
ये CH2, देन यहाँ पे ये CH, ये CH3, यहाँ पे ये CO और ये NH2 है। कहता है इस पे Br2 प्लस KOH के साथ रिएक्शन कराना है। Br2 KOH इसके साथ रिएक्शन कराना है तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होगा। हॉफमैन ब्रोमाइड को हॉफमैन डिग्रेडेशन ही बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे, इसका प्रोडक्ट एमीन हो जाएगा। CH3, ये CH2, देन CH, देन यहाँ पे लिखेंगे CH3 और ये NH2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है इस पे CH3I के साथ इस पे रिएक्शन कराना है। तो CH3I एक्सेस लिखा हुआ है, तो इस पे एक्सेस रिएक्शन कराओगे, इस पे फॉलोड बाय बेस, इस पे रिएक्शन कराओगे एक्सेस CH3I, यहाँ पे ये एक्सेस होगा और रिएक्शन कराओगे तो ये बनेगा CH3, यहाँ पे CH2, देन CH, देन CH3, देन ये पोजीशन पर N, ये प्लस CH3, देन यहाँ पे ये CH3 और यहाँ पे ये CH3 लिखा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कहता है बेस से ये फंक्शनल, ये पोजीशन अल्फा, ये बीटा और ये भी क्या होगा बोलो, ये बीटा होगा। फिर कहता है इसको बेस के साथ रिएक्शन कराओ, AgOH। ठीक है, AgOH हीट के साथ रिएक्शन कराओ तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट ये बीटा से बनेगा, एक प्रोडक्ट ये बीटा से बनेगा। तो ये प्रोडक्ट CH3 CH2CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये CH2 होगा। तो एक प्रोडक्ट ब्यूटवानीन का होगा, दूसरा ब्यूटूइन का होगा। लेकिन ब्यूटवानीन का जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, हॉफमैन एलिमिनेशन को फॉलो कर लेगा। हॉफमैन का कहना है लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या होगा, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कहता है। तो देखो यहाँ पे ये PH, देन यहाँ पे OH लिखा रहा और फिर यहाँ पे ये PH, उसके बाद यहाँ पे ये CH, देन ये पोजीशन पे CH3 और यहाँ पे ये NH2 लिखा रहा। ठीक है, इस पे NaNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे। NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन कराना। ठीक है, तो यहाँ पर ये N2 प्लस बन जाएगा। इनका रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन कराओगे तो ये N2 प्लस बन जाता है। ठीक है, गुड लिविंग ग्रुप होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये PH, देन ये पोजीशन पे OH, यहाँ पे ये PH, देन ये प्लस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये CH3, यानी रिएक्शन होने के बाद यहाँ से N2 बाहर हो जाएगा। अब ग्रुप का माइग्रेशन करा दो तो ये फिनाइल ग्रुप क्या होगा, इस पे शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइग्रेशन ऑफ फिनाइल ग्रुप माइग्रेट कर जाएंगे तो इस पे प्लस चार्ज हो जाएगा। P, ये प्लस OH, देन ये प्लस चार्ज हो जाएंगे और यहाँ पे ये CH, PH एंड देन ये CH3 हो जाएंगे। ठीक है, ये लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन होगा तो इसको प्लस MF, इस पे फिर वाटर से अगर रिएक्शन करा दो तो ये OH हो जाएगा। ये अनस्टेबल होगा, डाइऑल का फॉर्म, तो फिर यहाँ से वाटर लॉस होगा, कीटोन बन जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट आप क्या करो कि H प्लस को भगा दो और प्रोडक्ट लिख दो PH, देन C डबल बॉन्ड हो एंड देन CH, ये PH, देन यहाँ पे क्या होगा CH3। ओके,
क्वेश्चन नंबर 55 के पास आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 55 में यहां पे लिखा रहा ये CCl3, ये ऐसा लिखा रहा। इस पे NaOH इक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, यहां पे NaOH तो ये बेंजोइक एसिड बना लेगा, ये बेंजोइक एसिड बना लेगा। उसके बाद इस पे कहता है नाइट्रेशन कराओ, तो ये डीएक्टिवेटर होगा। इस पे नाइट्रेशन कराओगे ना, HNO3 और H2 यहाँ पे SO4 हो जाएगा। इससे रिएक्शन कराओगे ना तो ये प्रोडक्ट ऐसा बना लेगा। यहाँ पे ये पोजीशन पे COOH, देन यहाँ पे ये NO2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कहता है, इसको आयरन Fe प्लस HCl के साथ रिएक्शन करा दो। तो इसको Fe और HCl के साथ रिएक्शन कराओगे ना तो रिडक्शन हो जाएगा। इस पे ये बनाएगा प्रोडक्ट, यहाँ से ये COOH, देन ये पोजीशन पे ये NH2 हो जाएगा। क्यों? फिर उसके बाद कहता है कि इस पे NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन कराओ। इस पे NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन कराओ तो ये डायज़ोनियम क्लोराइड बना लेगा। यानी ये COOH और यहाँ से ये N2 प्लस और ये Cl माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है इस पे कि फिनॉल के साथ रिएक्शन कराएं, एजो कपलिंग रिएक्शन हो जाएगा। ये फिनॉल होगा, फिनॉल से इनकी रिएक्शन कराई जाएगी, एजो कपलिंग रिएक्शन, ये फिनॉल हो जाएगा। और लिखा हुआ है pH 7 to 8, तो एजो कपलिंग रिएक्शन हो जाएगा। एजो कपलिंग रिएक्शन बिलोंग्स टू द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, यहां से ये पोजीशन पे ये COOH, यहाँ पे N डबल बॉन्ड N, एंड देन ये पोजीशन पे ये ऐसा हो जाएगा OH। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 के अंदर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 56 में ये ऐसा लिखा हुआ है, डबल बॉन्ड यहाँ पे O और यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O लिखा हुआ है। इस पे रिएक्शन कराना है Cl2 AlCl3 के साथ। तो ये लोन पेयर इस रिंग के पाई के साथ कंजुगेशन में है, तो इन दोनों को मिला के इलेक्ट्रोफाइल तैयार कर लो। तो इसका इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस होता है क्लोरीन एमाइन। ठीक है, तो रिंग को ये एक्टिवेट करेगा, यही पोजीशन पे जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे O 1 2 3 ये 4, ये पैरा पोजीशन पे यहीं पे क्लोरीन आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, 56 हो गया। फिफ्टी 57 में आ जाओ। 57 में कहता है कि लिस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो सबसे लिस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा वो डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे ये प्लस चार्ज, देन यहाँ पे ये CH ये माइनस, एंड देन O
CH3, ठीक है। उसके बाद 58 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर ये 58 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड हैज लोएस्ट वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो यहां पे ये CH2, यहां पे ये Br, फिर यहां पे CH2, देन यहां पे COOH होता है, ठीक है। तो यहां पे माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, इन माइनस आई इफेक्ट यहां पे मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है 59 में अरेंज द फॉलोइंग एसिड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो यहां पे बेंजोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड में, यानी बात समझो, यहां पे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में बेंजोइक एसिड एलिफेटिक से ज़्यादा एसिड होता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड ज़्यादा एसिड होगा बेंजोइक एसिड से। तो सबसे पहले हम लोग किसको रखेंगे 59 में सबसे पहले आप किसको रखोगे, X यानी फॉर्मिक एसिड को रखोगे, फिर बेंजोइक एसिड को रखोगे, देन फिर एसिटिक एसिड को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा X, फिर उसके बाद Z, और फिर उसके बाद क्या होगा बोलो Y हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 में लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। तो 60 में यहां पे ये ऐसा लिखा रहा, ये पोजीशन पे ये डबल बॉन्ड और यहां पे ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहां पे फिर OH, देन यहां पे फिर क्या लिखा होगा, ये OH लिखा हुआ, ठीक है। तो यहां से H प्लस को भगा दो, H प्लस को फायर करा दो, तो H प्लस क्या होगा बोलो फायर हो जाएगा, तो ये एनायन बना लेगा, ठीक है। ये एनायन बनाया, O माइनस ये डबल बॉन्ड OH, ठीक है। फिर उसके बाद ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये पोलराइज करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन ला करके यहाँ पे रख देगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन इन्हीं का होगा। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए टेस्ट पेपर नंबर 21 डिस्कस कर लेते हैं। और टेस्ट पेपर नंबर 21 का क्वेश्चन जो पहला है 61, वो क्या कह रहा है, इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीजेज दी। क्या करेगा, ये देखो E बराबर एच न्यू होता है, यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, अब E की वैल्यू होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को ही कहते हैं वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन तो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए, मेटल के लिए वो कांस्टेंट होगा। तो अगर हम E बढ़ाएं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो E बढ़ेगी, और जब E बढ़ेगी तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, तो क्या बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी। तो क्वेश्चन होगा कि फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाएगी। तो आंसर होगा C। मुझको मालूम है कि आपने इसको सही किया होगा। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन शो मिनिमम एनर्जी रिलीज। और यहाँ पे देखो सभी एटम हैं और सब एक एक इलेक्ट्रॉन लेके एनायन बनाए हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की प्रोसेस है। और फर्स्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, एक्सोथर्मिक यानी नेगेटिव होती है। कब, जब ऑर्बिटल फुल्ली फील्ड या हाफ फील्ड न हो, तो उस समय जो है क्या होगी, एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होगी। तो यहाँ पूछ रहा है कहाँ मिनिमम एनर्जी रिलीज हो रही है। तो अगर हम एनर्जी के बारे में विचार करेंगे तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेट करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लेकिन हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए इन सब के हम जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो कार्बन में H2P2 हुआ, नाइट्रोजन में H2P3 हुआ, ये फुल्ली फील्ड है, ये हाफ फील्ड।
तो ये मोस्ट स्टेबल हुआ, और मोस्ट स्टेबल कन्फिग्रेशन लेस फेवरेबल फॉर इलेक्ट्रॉन गेन, तो इलेक्ट्रॉन गेन के लिए लेस फेवरेबल होगा। तो यही अगर एनर्जी मान लो रिलीज हो रही है तो यही सबसे कम रिलीज होगी। कहते हैं ना हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन के लिए टेंडिंग टू बी 0। और ये तो इस तरह से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर कह रहा है व्हेन 2s 2s 2p 2p एंड 2p 2s ऑर्बिटल्स ओवरलैप द बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। तो सेम एटम के लिए बात हो रही है, अलग अलग के लिए बात नहीं हो रही है। और जब यहाँ देखो सबके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की यानी शेल की वैल्यू 2 है, तो सेम शेल का है लेकिन ऑर्बिटल बदल रहा है, s से p हो रहा है। तो यहाँ देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्बिटल की साइज यानी ओवरलैपिंग की साइज के ऊपर डिपेंड करेगी। और ये देखो यहाँ न्यूक्लियाई, यहाँ न्यूक्लियाई है, तो यहाँ न्यूक्लियाई सबसे दूर है, तो यहाँ पे रिपल्सन मिनिमम और अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, तो ये सबसे स्टेबल है। उसके बाद ये है, और एसएस ओवरलैपिंग में न्यूक्लियाई बहुत क्लोज होगी क्योंकि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर ही होता है उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो ओवरलैप करने के लिए न्यूक्लियाई को बहुत पास आना होगा, तो अट्रैक्शन तो होगा लेकिन रिपल्सन का एक्सटेंट ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ ओवरलैपिंग सबसे कम होगी। तो आपको याद होगा ये चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं। ओके, फिर क्वेश्चन पूछ रहा है इन ICl4 माइनस द शेप इज स्क्वायर प्लेनर। देखिए बना लिया हमने। अब यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन या हाइब्रिडाइजेशन गिनिए तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 7 हेलोजन है 7, और ये 4 11, नेगेटिव चार्ज हो गया 12, और 12/2 6, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2, ज्योमेट्री हो गई ऑक्टाहेड्रल। लेकिन यहाँ सराउंडिंग एटम 4 हैं तो बॉन्ड पेयर 4 और 2 लोन पेयर, तो 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर को कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। तो इस स्क्वायर प्लेन के एक लोन पेयर ऊपर होगा, एक नीचे होगा, तो ऊपर वाला यहाँ से लोन पेयर इसके यानी 4 बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्सन ऊपर से होगा, और नीचे वाले लोन पेयर से भी इन 4 बॉन्ड पेयर से रिपल्सन होगा, तो कुल 4 + 4 8 रिपल्सन होंगे लोन पेयर बॉन्ड पेयर। ओके, क्लियर। इन हाइड्राइड द हाइड्राइड हैविंग हाईएस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। ये देखो क्वेश्चन बड़ा आसान है लेकिन बड़ा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग क्यों? यहाँ देखो लिथियम, बेरिलियम और कैल्शियम एस ब्लॉक के हाइड्राइड हैं, मेटेलिक हाइड्राइड हैं, आयनिक हाइड्राइड हैं, सलाइन हाइड्राइड हैं, और आयनिक और सलाइन होने के नाते इनकी फिजिकल स्टेट है सॉलिड, और सॉलिड स्टेट में आयन है ही नहीं, कोई आयन फ्री है ही नहीं, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस तो मिनिमम हुआ। लेकिन यहाँ हम सोच रहे हैं कि भाई ये तो इनके आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है, तो हम इसकी ओर सोच के भटक जाते हैं। अब ये देखो टाइटेनियम हाइड्राइड, ये क्या है भाई? डी ब्लॉक का हाइड्राइड है, मेटेलिक या इंटरस्टिशियल या नॉन स्टाइशियोमेट्रिक है। और आपको याद है कि इंटरस्टिशियल या नॉन स्टाइशियोमेट्रिक हाइड्राइड में यानी स्मॉलर एटम ये क्या है? एलॉय है, और इस एलॉय में एलॉय के अंदर आपको मालूम है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है ऑलरेडी थोड़ा सा कम होता है लेकिन मेंटेन रहता है। तो ये हमारा जवाब हुआ प्रॉपर। तो हमको लगता है ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हुआ। ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं है, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो गया हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। अल्कली मेटल परऑक्साइड यानी ग्रुप नंबर 1 के परऑक्साइड की बात करते हैं, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सोडियम परऑक्साइड का। कह रहा है कि इसके अंदर ये आयन है, सही बात है, और इसके साथ क्या होगा? तो कोई एक रिएक्शन कराते हैं। चलो ऑक्सीजन से ही रिएक्शन कराया, तो ये देखो ये जो हमारा Na2O2 है, ठीक ना, अल्कली मेटल, ये Na O2 में कन्वर्ट हो गया बेटा, यानी ये परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ। अब जब सुपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, तो यहां तो इस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है कितनी है? यहां पे इस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, और यहां फिर दोनों O2 के ऊपर चार्ज है 1- का, यानी अगर आप एक O के ऊपर देखें तो यहां चार्ज हो जाएगा -½ का। तो 0 से -½ होना यानी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को कहेंगे रिडक्शन, और जब रिडक्शन होगा तो कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
और पराक्साइड आयन के बारे में आप देख रहे हैं कि टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 या 14 से ज़्यादा होती है तो आपको याद है 10 बॉन्डिंग में होंगे, बचे हुए एंटी बॉन्डिंग में होंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर आया 1 और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी इसको पढ़ रखा है। तो ये डायामैग्नेटिक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है 67 Si2O7 6 एनायन। तो आप देख रहे हैं सिलिकेट का एनायन है, पायरोसिलिकेट जिसको कहते हैं, आइलैंड स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। और ये देखो एक टेट्राहेड्रा यूनिट दूसरे टेट्राहेड्रा यूनिट से जुड़ी है और ये ऑक्सीजन दोनों के बीच शेयर हो रहा है। तो आपको याद होगा यही हमारा आंसर है। फिर यहाँ SF4 और BF3 में रिएक्शन हो रहा है। तो आपको मालूम है कि BF3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये अपना ऑक्टेट पूरा करने का प्रयास करेगा, तो इसलिए यहाँ से F- लेके BF4- बनाएगा। तो ये SF3+ इस तरह से केटायन और एनायन एग्जिस्ट कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 को अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है O2 कैन बी कन्वर्टेड इनटू O2+। O2+ का आपको याद होगा नील बर्थलेट का 1962 का एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे इसी कंपाउंड से पता चला था कि जिनान के भी कंपाउंड बन सकते हैं। ये वही एंटाइटी है, उसी को रिलेट किया हुआ क्वेश्चन है, आपको याद आ गया होगा। अल्ट्रा प्योर मेटल, आपको याद होगा एक साल क्वेश्चन आया था अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन, यानी सेमी कंडक्टर ग्रेड का, यानी अल्ट्रा प्योर किसी एलिमेंट को अलग करना है तो उसको बनाने का तरीका आपको मालूम है क्या है, जोन रिफाइनिंग। आगे बढ़ते हैं। द बेसिक कैरेक्टर ऑफ मोनोऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन सीरीज। मोनोऑक्साइड यानी कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। भाई ऑक्सीजन का अगर -2 है तो इसका मतलब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, यानी कन्फिग्रेशन S0DN 1 2 3 4। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगी डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, और डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से क्या होता है, एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है, यानी बेसिक नेचर डिक्रीज होता है। तो ये हमारा आंसर आपको याद होगा, पहचान गए आप। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। कह रहा है E0 वैल्यू फॉर द कपल क्रोमियम और मैंगनीज की दी है, और यहाँ पे +3 और +2 आयनों के बीच में है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी रिलेट किया जा सकता है, डी ब्लॉक का क्वेश्चन है। ये देखो एक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है निगेटिव में और एक है पॉजिटिव में। निगेटिव वैल्यू ऑक्सीडेशन को फेवर करती है और पॉजिटिव वैल्यू रिडक्शन को फेवर करती है। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसी सिंपल इंफॉर्मेशन के ऊपर ये क्वेश्चन था और हमारा आंसर हो गया ए करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है अ मेटल कॉम्प्लेक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हैविंग 3 डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड A, B and C of composition M, A2, B2, C2 can exist in several stereoisomeric form। तो यहाँ हमको स्टीरियो आइसोमर्स देखना है, यानी ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों को देखना है। और आपको याद होगा इस केस में एक सिस और 4 ट्रांस बनते हैं। एक में A के ट्रांस A, B के ट्रांस B, C के ट्रांस C, सभी ट्रांस होते हैं। और बाकी 3 में सिर्फ A ट्रांस होगा, B ट्रांस होगा, C ट्रांस होगा। तो आपने देखा कि जब ट्रांस आइसोमर होगा तो सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद होगी, और सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद होने के नाते ऑप्टिकल आइसोमर नहीं शो होता है। तो कब ऑप्टिकल आइसोमर शो होगा, जब कहेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों ही एब्सेंट हो, तो हमारे सिस के पास जो है ऑप्टिकल आइसोमर शो करने की टेंडेंसी है। तो एक ही सिस बना तो उस सिस को अगर हम डेक्स्ट्रो माने तो उसका एक मिरर इमेज बनेगा, तो लीवो। तो हमारे पास 2 ऑप्टिकल आइसोमर, 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। लेकिन जब स्टीरियो आइसोमर काउंट करते हैं तो आपको याद होगा कि एक आइसोमर को हम 2 बार काउंट नहीं करेंगे। तो एक ये बचे हुए 4, तो कुल 6 आइसोमर बन रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स CONH35 CO3 ClO4, है ना, यानी इसका नाम हो गया पेंटाअमीन और लिगेंड है कार्बोनेट, कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोरेट। अब यहां देखो
यहाँ पे सभी ने मोनोडेंटेट लिगेंड का काम किया है। कार्बोनेट हालांकि फ्लेक्सीडेंटेट, नॉर्मली बाइडेंटेट है, लेकिन कार्बोनेट और सल्फेट फ्लेक्सीडेंटेट हैं जो +2 या +1, यानी कि उनकी डेंटिसिटी, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग कैपेसिटी 1 या 2 दोनों हो सकती है। तो यहाँ पे कार्बोनेट मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह वर्क कर रहा है। ओके, तो इस तरह से अब क्वेश्चन पूछा गया कि भाई बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना। तो भाई सभी मोनोडेंटेट की तरफ वर्क कर रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। और यहाँ कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई कितनी, तो ये देखो -1, तो ये प्लस, पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे +4। अब कार्बोनेट पे 2 निगेटिव चार्ज, x + 0 - 2 बराबर +1, तो x बराबर +1 और +2 मिलके +3 हो गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +3। अब देखो यहीं पे हम आंसर पा सकते हैं, 6 के बाद 3 जिस सीक्वेंस में आंसर है वो तो पहला ही है, लेकिन पूछ रहा है नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, तो कोबाल्ट जिसका कि एटॉमिक नंबर है 27 +3 में S0D6 कन्फिग्रेशन शो करता है, तो डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन जब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन से, तो सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, तो इस तरह से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा 0। तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 0। मैग्नेटिक मोमेंट पूछे तो वो भी आप कह सकते हैं 0। अब आखिरी सवाल, इन द कॉम्प्लेक्स Ke FeCN6, तो आप देखो, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो पोटेशियम पे +1 चार्ज है, ठीक बात है, अल्कली मेटल है, हरदम +1 शो करेगा। अगर हमने इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में इस आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट को +2 माना, तो इसका मतलब यहाँ होल चार्ज आएगा -4, तो यहाँ देखो -4 और 1 का डिफरेंस होगा 3, तो यहाँ आयरन होगा +3 में। तो अंदर अगर 2 मान रहे हैं तो बाहर 3 है। आइए एक बार और देखते हैं, अगर ये +1 है और इसको इस बार हमने +3 माना, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज आया -3, तो -3 और 1 का जो डिफरेंस होगा +2, तो अगर हम अंदर के आयरन को 2 मानते हैं तो बाहर 3 है, और अंदर को 3 मानते हैं तो बाहर 2 होगा, यानी दोनों ही जगहों पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, सेम नहीं होगी। और इस तरह से हमारा बी आंसर करेक्ट हुआ, और हम लोगों ने पेपर को डिस्कस कर लिया। आई होप कि आप लोगों ने सारे क्वेश्चन सही किए होंगे, ऐसा मुझको आप पे भरोसा है। ओके, थैंक यू। हाँ बेटा, ये टेस्ट 21 जो आपको 29, 8 और 20 को हो रखा है, उसका ये डिस्कशन है। क्वेश्चन नंबर 76 से 90 तक का डिस्कशन हम करेंगे। आइए 76 में देखिए, कह रहा है 0.1 मोल, 76 की बात कर रहे हैं, 0.1 मोल ये कार्बोहाइड्रेट है, और इस 0.1 मोल में कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन 1 ग्राम है, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन। तो 0.1 में ना 1 है, तो इसका मतलब यदि ये 1 मोल हो जाए तो ये कितना मोल हो जाएगा, 10 ग्राम हो जाएगा। 10 ग्राम का मतलब है 10/1, यानी 10 मोल हाइड्रोजन एटम। अब मुझे दिया हुआ है एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है, और CH2O ये दिया हुआ है। देखिए, अब मुझे 10 मोल हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 मोल है, तो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला यदि लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, CH2O और होल n। अब n देखिए 2n हाइड्रोजन, ये 2 और n 2n, और 2n कितना है 10, तो इसका मतलब है n का वैल्यू क्या हो गया 5। तो अब यहाँ पर यदि n का वैल्यू 5 रख देंगे तो CH2O 5 करेंगे तो C5H10O5 हो गया, C5H10O5 ए नंबर में ऑप्शन है, ए हमारा करेक्ट हो गया। देख लीजिए। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 77 पर बात कर लेते हैं। 77 में ये रिएक्शन लिखा हुआ है M2, देखिए Na2 और CO3 और ट्वाइस HCl, ये NaCl H2O और CO2 ये है, ये Na2CO3 है, ठीक है, और ये 2HCl। देखिए इसका 1 मोल ये मोनो बेसिक एसिड है,
और मोनोबेसिक एसिड के 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब इसका 1 मोल जितने मोल से रिएक्ट करता है मोनोबेसिक एसिड से, उसे हम एसिडिटी ऑफ बेस कहते हैं, एसिडिटी ऑफ बेस। और इस बेस की एसिडिटी कितनी हो गई 2, तो इक्विवेलेंट वेट और Na2CO3 की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एसिडिटी होगा, यानी m/2 बोलेंगे। देखिए ए नंबर आपका ऑप्शन हो गया। फिर आ जाइए, कर 78 में कुकिंग इज फास्ट इन अ प्रेशर कुकर बिकॉज, कुकिंग इज फास्ट इन अ प्रेशर कुकर बिकॉज। देखिए प्रेशर कुकर में जब कोई भी खाना बनाते हैं और प्रेशर कुकर में ऊपर से वेट लगी होती है, यही प्रेशर कुकर है सपोज कर लीजिए, यहाँ पर वेट लगी होती है, तो ये वेट के कारण यहाँ पर जो कोई लिक्विड है इसके ऊपर प्रेशर बढ़ गया, तो इससे क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा तो ज़्यादा हीट देंगे और यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, और इस प्रेशर के कारण फूड स्टफ क्या होता है, स्मैश हो जाता है, क्रैश भी हो जाता है। तो कई जगह पर आप यदि देखेंगे तो आंसर होता है फूड पार्टिकल्स आर इफेक्टिवली स्मैश्ड। ये भी आंसर सही है, गलत नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, तो ड्यू टू हाई बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने के कारण। तो इसलिए यदि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट आंसर रहे तो इसे करना चाहिए, ये नहीं रहता तो हम आंसर कर देते फूड पार्टिकल्स आर स्मैश्ड इफेक्टिवली। तो इसलिए हम यहाँ पर आंसर करेंगे वाटर बॉल्स एट हायर टेम्परेचर इनसाइड द प्रेशर कुकर। फिर देखिए 79 में मुझे दिया हुआ है 6.4 ग्राम SO2 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0.99 atm प्रेशर ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ 2.241 लीटर। देखिए 0.99 atm लगभग 1 atm है ना, 6.54 ग्राम है SO2, तो 6.4 ग्राम SO2 का मतलब है 0.1 मोल हो गया। देखिए 64 मॉलिक्यूलर वेट होता है, 0.1 मोल यदि है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm पर है, तो आप ऐसे कह सकते हैं, देखिए PV इक्वल टू nRT, तो यानी V इक्वल टू, या आप सीधा लिख दीजिए P 0.99, V 2.241, N का वैल्यू 0.1, R 0.082 और T 273 केल्विन। देखिए यदि ये LHS और RHS बराबर होता है, इसका मतलब है इक्वेशन क्या हो जाएगा, आइडियल गैस। तो इसका मतलब है गैस बिहेव्स आइडियली, चूंकि ये कैलकुलेट करेगा तो बड़ा होना ही बराबर। देखिए ऐसे भी देखिए हमें कैलकुलेशन नहीं करना है, एग्जामिनेशन में यदि बनाना है समझ आए, ये 1 atm है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मोल और 1 atm, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। देखिए लेकिन 0.1 मोल का तो 2.24 लीटर होगा, तो है, तो इसलिए ये आइडियल है। करना क्या है, कैलकुलेशन भी नहीं करना है, लगभग आप समझ रहे हैं। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 80 में, इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन सिस्टम गोज फ्रॉम A टू B। देखिए एक सिस्टम है A से B जाता है, देखिए ये P और V का है। मान लीजिए एक सिस्टम A से B जाता है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, और इस दौरान 40 किलो जूल इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होता है, ये यहां से यहां तक, ये डेल E हो गया 40 इस पाथ के लिए। करा इफ द सिस्टम गोज फ्रॉम A टू B बाय रिवर्जेबल, ये एक रिवर्जेबल पाथ है, ये कैसा पाथ हुआ, रिवर्जेबल पाथ, एंड रिटर्न्स टू स्टेट A बाय द इरिवर्जेबल पाथ। तो मान लीजिए यहां से ये अलग पाथ हो गया, ये पाथ हो गया मान लीजिए इरिवर्जेबल, ये रिटर्न हो गया। व्हाट वुड बी द नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आप बताइए, इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन है, स्टेट और फंक्शन है। ये केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर निर्भर करता है, इस पाथ पर निर्भर नहीं करता, इसलिए दोनों ही पाथ के लिए इंटरनल एनर्जी चेंज क्या रहेगा, सेम। तो इसलिए फाइनली यदि बोला जाए व्हाट वुड बी द नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो नेट चेंज यदि इधर से इधर के लिए ये मान लीजिए पॉजिटिव है, तो इधर से इधर के लिए क्या होगा, नेगेटिव, इधर से इधर के लिए, इधर से इधर के लिए नेगेटिव। देखिए ये वैसे एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन में वर्क डन होता है और पॉजिटिव वर्क होता है, एक्सपेंशन में एनर्जी का लॉस होता है,
जो वर्क डन होता है बाय द सिस्टम, तो इसलिए इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगा, तो ये इंटरनल एनर्जी निगेटिव होगा, तो यहाँ का इंटरनल एनर्जी चेंज जो होगा वो पॉजिटिव होगा 40। अब दोनों का नेट इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा 0। और ऐसे भी याद रखिएगा, यदि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो, भले ही पाथ अलग अलग हो, तो ऐसी स्थिति में नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा 0 होगा। साइक्लिक पाथ होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज 0। नेक्स्ट में कहता है 81 में A प्लस बी सी प्लस डी रिएक्शन है दिया हुआ, देखिए A प्लस बी से ये है C प्लस डी। इनिशियली मोल्स ऑफ A एंड B आर इक्वल, देखिए ये A मोल है तो ये भी A मोल है, दोनों का मोल इक्वल है। अब A मोल में से मान लीजिए X मोल और इसमें से भी X मोल रिएक्ट करेगा, 1 है तो X हो गया, यहाँ 1 है तो ये भी X और ये भी X बनेगा। अब मुझे दिया हुआ है कि मोल्स ऑफ C आर 3 टाइम्स द मोल ऑफ A, ये C का मोल है और ये A का मोल है, तो यानी हम कह सकते हैं कि ये X जो है वो 3A माइनस एक्स हो गया। अब आप बताइए ये x बाय 3 इजकल टू A माइनस एक्स, तो यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं A इजकल टू x बाय 3 प्लस एक्स, यानी हम लिखेंगे 4x बाय 3। इसका मतलब है कि x इजकल टू 3A बाय 4 कर सकते हैं, तो ये x हो गया 3A बाय 4, ये 3A बाय 4, और ये देखिए 3A बाय 4 घटा देंगे तो A माइनस 3A बाय 4 A बाय 4 होगा, तो ये भी A बाय 4 हो गया। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो क्या लिखेंगे 3A बाय 4 इंटू 3A बाय 4 अपॉन A बाय 4 इंटू A बाय 4, A बाय 4 A बाय 4 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब देखिए ये 9, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया 9। ये 81 था। चलिए 82 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एमॉर्फस सॉलिड इज इनकरेक्ट। एमॉर्फस सॉलिड के लिए कौन गलत है, ध्यान दीजिएगा, हम सब पढ़ चुके हैं कि एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड को कह रहा दे मेल्ट ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर, रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो जब क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं तो वहां पर होमोजीनियस अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एक फिक्स्ड होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। यहाँ पर लिख रहा है दे मेल्ट ओवर द रेंज ऑफ, किसका क्रिस्टलाइन का शार्प होता है और एमॉर्फस का रेंज होता है, तो ये ट्रू हो गया, हमको गलत चुनना है। करा दे आर एनआइसोट्रॉपिक, जबकि याद करिए आइसोट्रॉपिक होता है यदि कोई ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये बोलते हैं। देखिए इस पाथ से यदि लाइट गुजरता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, इस पाथ से लाइट गुजरता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, चूंकि इस पाथ का पार्टिकल्स अलग है, इस पाथ से गुजरता है देखिए अलग होगा। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और अब देखिए सभी पाथ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू अलग अलग है, इसलिए ये एन आइसोट्रॉपिक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एन आइसोट्रॉपिक होता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है आइसोट्रॉपिक। तो लिख रहा है दे आर एन आइसोट्रॉपिक, कौन एमॉर्फस एन आइसोट्रॉपिक है, गलत है, जबकि क्रिस्टलाइन एन आइसोट्रॉपिक होता है, तो हमारा गलत ही चुनना था, यही सही हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं 83, विच इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द आयनिक सॉलिड in which the positive and negative ions are held by electrostatic forces, the radius plus cation और anion का रेडियस। देखिए ये अब बता चुके हैं, जान के रिपीट कर रहे हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। देखिए यदि रेडियस रेशियो कैटायन और एनायन, याद रखिएगा कैटायन और एनायन का रेडियस रेशियो 0 से लेके 0.155 के बीच में हो, देखिए तो ऐसी स्थिति में कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 2 होगा। देखिए 0.155 से 0.225 होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, 0.225 से 0.414 होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, 0.414 से 0.732 होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। देखिए और 0.73732 से 1 के बीच में होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, और 1 से बड़ा होगा रेडियस रेशियो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। देखिए यदि 2 होता है तो शेप लीनियर होगा, 3 होगा तो ट्रायंगुलर प्लानर होगा, 4 होगा तो टेट्राहेड्रल होगा, 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल होगा, 8 होगा तो क्यूबिक यानी BCC होगा, और 12 होगा
तो FCC ये क्या हो जाएगा, FCC हो जाएगा। अब ये बात, ये टेबल यदि आपको याद है तो ये क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। सुनिएगा, कहता है द डिफरेंस इन, पहला ऑप्शन है R प्लस और R माइनस का रेशियो इंक्रीज करने से कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज करता है। देखिए रेशियो बढ़ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन ये सही है स्टेटमेंट, लेकिन मुझे चुनना है नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसलिए ये हम नहीं चुनेंगे। फिर कह रहा है नेक्स्ट में कि द एज द इंक्रीज इन साइज ऑफ आयंस कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेज। देखिए एज द डिफरेंस इन साइज ऑफ आयंस इंक्रीजेज कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेज। तो देखिए डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस जितना बड़ा होगा तो रेशियो उतना ही बड़ा होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर बड़ा होगा। फिर आ जाइए, व्हेन द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8, कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 8 होता है तो रेडियस प्लस रेशियो का जो वैल्यू है 0.225 से 0.414 का रहा है, जबकि 8 के लिए 0.732 से 1 के बीच में होगा, और ये कह रहा है 0.225 से 0.414 होगा। गलत है, इसी को टिक लगा देंगे। चलिए, द कोऑर्डिनेशन नंबर जिंक इन 4 and 4 आप पढ़ चुके हैं आयनिक सॉलिड में। देखिए आयनिक सॉलिड के लिए भी जान के बोल रहे हैं, CaCl कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और 8, NaCl कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 6, ZnS पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 4। कह दीजिए CaF2 कोऑर्डिनेशन नंबर कह दीजिए ये 8 और 4, और Na2O कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 8। देखिए यानी यहाँ पर कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा और फ्लोरीन का क्या होगा 4। 1 फ्लोरीन एटम इज कोऑर्डिनेटेड बाय 4 Ca2 प्लस आयन और 1 Ca2 प्लस आयन इज कोऑर्डिनेटेड बाय 8 F माइनस आयन। तो यही 5 आयनिक सॉलिड हम लोग पढ़े हैं। ये ऊसाइट है, ZnS है, ZnS में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 4 होता है। यही ऑप्शन लिखा हुआ है, करेक्ट है। मैंने जान के बेटा लिखा है ताकि आप ये बात याद कर लीजिए, और ये बड़ा महत्वपूर्ण टेबल है, और ये भी दोनों ही महत्वपूर्ण। चलिए नेक्स्ट में कहता है ए सॉल्यूशन ऑफ 2 लिक्विड बॉइल्स एट ए टेम्परेचर मोर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑयल। देखिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कब करता है, जब वेपर प्रेशर कम होता है। तो जितना वेपर प्रेशर आप सोचते हैं, यदि वेपर प्रेशर उससे कम हो जाए, सोचते हैं का मतलब क्या है, रॉल्ट के अनुसार सोचते हैं, तो रॉल्ट के अनुसार जितना सोचते हैं उससे कम हो जाए तो इसका मतलब वो निगेटिव डिविएशन है। तो निगेटिव डिविएशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, जितना आप सोचते हैं उससे ज़्यादा होगा, तो इसलिए निगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ आंसर कर लेंगे, कोई बड़ा काम नहीं है। By diluting the weak electrolyte, specific conductivity and equivalent conductance changes as। देखिए हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टेंस, और वहां पर हमने पढ़ा है मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू K इंटू V। देखिए इसी को इसने, और ये लैम्डा C लिया है और यहाँ पर ये KC लिया है, बस ये फॉर्मूला हम पहले पढ़े हैं। अब देखिए जब हम किसी चीज़ को डाइल्यूट करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ये वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। देखिए और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो ये आपका कह रहा है ये बढ़ेगा या घटेगा। देखिए तो इसके बढ़ने पर ये घटेगा, यदि इसके बढ़ने पर ये घटता है तो इसका मतलब ये कांस्टेंट रहेगा। गौर करिएगा बात को। तो एक्चुअली ये होता क्या है कि ये तो बढ़ता ही है और इसके बढ़ने पर इसमें कमी आ जाती है। देखिए क्यों कमी आ जाती है, कमी क्यों आ जाती है, तो जब ये कांस्टेंट होगा, तो जब हम किसी चीज़ को इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करते हैं, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। लेकिन यदि डाइल्यूशन इनफाइनाइट नहीं है तो ये घटेगा जरूर, लेकिन उतनी तेजी से नहीं घटेगा जितनी तेजी से ये बढ़ेगा। तो इसीलिए हम ये बात कह सकते हैं इसके बढ़ने पर ये घटता है, लेकिन ये धीरे धीरे घटता है, और जबकि ये तेजी से बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर आंसर क्या कहेंगे, KC डिक्रीजेज, KC इन, देखिए कि बाय डाइल्यूटिंग बोथ KC डिक्रीजेज एंड मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज, ये डिक्रीज करेगा और मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। चलिए 86 में आइए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फिजिबल। देखिए यदि एक्टिविटी सीरीज भी आप पढ़े हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़े हैं, एक्टिविटी सीरीज पर ही आ जाइए। आपको याद है कि यदि कोई भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है, ये एक्टिविटी सीरीज की बात कर रहे हैं, एक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं, यदि इसके ऊपर है तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। ये M है तो ये M को यदि HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये MClX प्लस H2 बनेगा। लेकिन यदि ये N है
तो N देखिए ये हाइड्रोजन के नीचे है, तो N और HCl, यानी कह दीजिए नो रिएक्शन अर्थात नो डिस्प्लेसमेंट। बस अंतर इतना ही है, कॉपर और यदि एसिड HCl होगा तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, लेकिन HNO3 होगा तो वहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इसलिए कॉपर जो है वो HNO3 में क्या करेगा, डिजोल्व कर जाएगा, जबकि HCl में कॉपर डिजोल्व नहीं करेगा, क्योंकि कॉपर H से क्या होता है, नीचे एक्टिविटी से। अब मुझे यहां पर देखिए CuHCl CuCl2H2 यहां पर दिया हुआ है, इसका मतलब एक बात बता दीजिए, कॉपर सीरीज में नीचे है, कर दीजिए लिस्ट एक्टिव मेटल है, और ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगा, इसलिए यह रिएक्शन फिजिबल नहीं है। लेकिन जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है, जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है, तो इसलिए हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस करेगा। Ag फिर नीचे है, स्टेबल मेटल्स है, लिस्ट एक्टिव है, तो इसलिए Ag भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगा, तो रिएक्शन 2 हो जाएगा। आइए 87 में देखिए, 87 है, ये N2O5, देखिए ये कह सकते हैं 4NO2 और O2 है, यहां पर 2 दे दीजिए। हम रेट इसके डिकम्पोजिशन का रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं, देखिए 1/2 और DN2O5 अपॉन DT लिखते हैं, इजकल टू 1/4 और DNO2 अपॉन DT लिखेंगे। अब आप बता दीजिए ये रेट हमको, ये इससे कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, तो हमें ये DN2O5 अपॉन DT अपॉन DNO2 अपॉन DT यही पूछ रहा है, तो ये वैल्यू 1/2 होगा, तो ये 1:2 का रेशियो होगा, तो इसलिए मेरा आंसर जो होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A। ध्यान दीजिएगा। फिर 88 में आ जाइए। 88 आसान क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा यदि ध्यान दिए होंगे क्लास की बात को तो शायद आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन ये X है और ये प्रोडक्ट Y है। तो देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी यही EAF है और बैकवर्ड डायरेक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी EAB है। आप साफ देख रहे हैं कि EAB इज लेस देन EAF है, आपको यही सेलेक्ट करना है। तो आपको लिखा हुआ है ऑप्शन में EAB EAF बराबर है, EAB ग्रेटर है, EAB स्मॉलर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, D। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 89 में हम आ जाते हैं। सब आपका पढ़ा हुआ है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो आप कर सकते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फिजिजॉर्प्शन। फिजिजॉर्प्शन हो या केमिजॉर्प्शन हो, सब एक्सोथर्मिक होता है, मुझे इनकरेक्ट चुनना है। कह रहा मोर इजिली लिक्विफिएबल गैस आर एड्जॉर्ब्ड रेडिली। याद करिए एड्जॉर्प्शन के लिए देखिए ये एड्जॉर्बेंट है, ये एड्जॉर्बेंट है, सॉरी एड्जॉर्बेंट है, इसके ऊपर गैस का ये एड्जॉर्प्शन होता है। तो एड्जॉर्प्शन के लिए ये जरूरी है कि दोनों के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स बड़ा हो, और अट्रैक्टिव फोर्स बड़ा होने के लिए तय है मोर लिक्विफिएबल गैस। याद करिए गैसेस स्टेट में जाइए, वैन डर वाल्स कांस्टेंट का मान क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसलिए ऐसी स्थिति में मोर लिक्विफिएबल गैस जिसका वैन डर वाल्स कांस्टेंट बड़ा है रेडिली एड्जॉर्ब्ड होगा, इसका मतलब वो पोलर होगा, पोलर आसानी से एड्जॉर्ब्ड होता है। चलिए फिर कह रहा है कि मोर इट अकर्स बिकॉज ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बिल्कुल सही है कि फिजिजॉर्प्शन किसके कारण होगा, फिजिकल बॉन्ड के कारण, और फिजिकल बॉन्ड कौन है, वैन डर वाल्स फोर्स है। चलिए सही है। फिर आ जाइए अंडर हाई प्रेशर इट रिजल्ट्स इन द मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर ऑन द एड्जॉर्बेंट सरफेस। देखिए जब कभी भी फिजिकल बॉन्ड होता है तो इसके ऊपर भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, तो इसलिए फिजिजॉर्प्शन मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर का होता है, ये भी सही है। लेकिन कह रहा है इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन इज स्लो एंड पॉजिटिव। समझिए बात को, तो ये पॉजिटिव नहीं हो सकता है, स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव कभी नहीं होगा। इसलिए फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन सबका सब डेल एच का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, लेकिन ये लिख रहा है पॉजिटिव, इसलिए डी इनकरेक्ट है। और आइए लास्ट क्वेश्चन है आपका 90 को देखिए। कह रहा है कि द डिस्पर्स्ड फेज इन द कोलॉइडल आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH3 ये है, और एन कोलॉइडल गोल्ड सॉल्ट, ये गोल्ड सॉल्ट है, गोल्ड सॉल्ट है।
कह रहा है कि पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिव सॉल्व है और ये निगेटिव सॉल्व है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? करेक्ट, कोगुलेशन इन बोथ द सॉल्व्स कैन बी ब्राउट अबाउट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए दोनों ही सॉल्व का कोगुलेशन इलेक्ट्रोफोरेसिस से होगा। कह रहा है कि ये नॉट करेक्ट सुनना है, इसका मतलब ये सही है। फिर कह रहा है मिक्सिंग ऑफ सॉल्व हैज नो इफेक्ट, गलत है, एक पॉजिटिव और निगेटिव है, दोनों को मिला देंगे तो एक दूसरे को ये क्या कर लेगा, न्यूट्रलाइज कर लेगा। मिक्सिंग ऑफ सॉल्व हैज नो इफेक्ट। कह रहा है सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन कॉजेज द कोगुलेशन इन बोथ द सॉल्व, दोनों ही सॉल्व के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट, दोनों ही सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन causes the coagulation in both the salt, सोडियम सल्फेट इसमें डालेंगे, इसको भी कोगुलेट करेगा, इसको भी कोगुलेट करेगा। फिर कह रहा मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन कोगुलेट्स द सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन causes coagulation in both the salt, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन कोगुलेट्स द गोल्ड सॉल्ट। देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों को कह रहा है गोल्ड सॉल्ट मोर रेडिली देन द हाइड्रोक्साइड सॉल्ट। तो देखिए यहां पर हाइड्रोक्साइड पॉजिटिवली चार्ज है, और यदि हम मैग्नीशियम क्लोराइड लेते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 है, तो देखिए Mg के ऊपर 2+ चार्ज है और Cl के ऊपर माइनस चार्ज है, तो इस पर चार्ज का बैलेंस ही बड़ा है, तो इसको मोर इफेक्टिवली मोर रेडिली, तो मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन कोगुलेट द गोल्ड सॉल्ट मोर रेडिली, सही हो गया। फिर कहता है सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन कॉजेज द कोगुलेशन इन सोडियम सल्फेट में Na2SO4 हो गया, तो इसमें भी पॉजिटिव और ये निगेटिव है, निगेटिव किसके लिए होगा, इसके लिए, पॉजिटिव किसको कोगुलेट करेगा, इसको, ये भी सही है। लेकिन मिक्सिंग ऑफ सॉल्व हैज नो इफेक्ट, कह रहा है सॉल्व के मिक्सिंग का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये गलत है। मिक्सिंग से क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कोगुलेट करेगा, इसीलिए हमारा आंसर जो होगा मिक्सिंग ऑफ सॉल्व कितने नंबर में है, बी, तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ध्यान में रख लेंगे बात को। चलिए थैंक यू बेटा, अगले टेस्ट के बाद फिर डिस्कशन करेंगे।